हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं निर्माण आईएएस की बुक, जो कि एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हम मेंस के सिलेबस से पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास एवं प्रमुख राजवंश। यह पेपर 1 के पार्ट ए की यूनिट 2 से संबंधित है। इसके तहत हम गुर्जर प्रतिहार कालीन वंश पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए आप लोग को तो प्लीज़ लाइक करें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार युगीन प्रशासनिक संरचना का विस्तृत विवरण मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों की राजनीतिक उपलब्धियों के चरमोत्कर्ष काल में उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। तो कहाँ पे? पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था केंद्रीय राजधानी से संचालित करना संभव नहीं था, अतः प्रादेशिक राज्यपालों और सामंतों की नियुक्ति करना आवश्यक था। संपूर्ण साम्राज्य को भुक्तियों, मंडलों, विषयों, पथकों जैसे इकाइयों में वर्गीकृत किया गया था, जिनका कार्यभार कार्य परिषदों द्वारा नियंत्रित होता था तथा कार्य संपादन हेतु विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। साम्राज्य की क्षेत्रीय इकाइयों के संबंध में गुर्जर प्रतिहार युगीन प्रशासन का विवरण निम्नानुसार है। तो राज्य भुक्ति और मंडल में विभक्त था, और मंडल भी दो भागों में था। एक था नगर या शहर, और दूसरा था गांव। राजा की स्थिति देखेंगे हम। राजा का पद सर्वोच्च था। तो सर्वोच्च कौन होता था? राजा सर्वोच्च होता था, यानी राजा का पद सर्वोच्च था। यह तथ्य उनके द्वारा धारित बिरुदों यानी उपाधियों से स्वतः स्पष्ट होता है। नागभट्ट प्रथम, कक्कुक और देवराज को छोड़कर अन्य सभी राजाओं ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज एवं परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। तो कौन कौन सी उपाधियां? परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। परमेश्वर जैसी उपाधि उनकी दैवीय उत्पत्ति का घोतक थी। तो जो परमेश्वर उपाधि थी वह उनकी दैवीय उत्पत्ति का घोतक थी। नेक्स्ट है, राजा अपनी सर्वोच्चता के साथ साथ संप्रभुता का भी उपभोक्ता होता था। यहाँ संप्रभु का तात्पर्य ईश्वर के समान शक्तिशाली होने से है। राजा संप्रभु का उपभोक्ता होता था, और संप्रभु का मतलब है यहाँ पे ईश्वर के समान शक्तिशाली, यानी राजा ईश्वर के समान शक्तिशाली था। राजा सामंतों और प्रादेशिक प्रमुखों की नियुक्ति करता था एवं साम्राज्य में तथा साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों से प्रसारित किए जाने वाले अभिलेखों, ग्रामदानों और भूमि अनुदानों से संबंधित ज्ञापनों के सामंत शासक के साथ ही राजा का नाम अंकित किया जाना भी अनिवार्य होता था। उदाहरणार्थ देखें हम, हंसोद ताम्रपत्र लेख, जो कि भड़ोज गुजरात में है, मैं सामंत भूर्तवर्ण ने नागावलोक का नाम अपने स्वामी के रूप में अंकित कराया था। नेक्स्ट है, राजा द्वारा विशेष परिस्थितियों में कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा सकती थी। उदाहरण के लिए रामभद्र और मेहर भोज के शासनकाल में बाइल्ल भट्ट नामक लाट प्रदेश के नागर ब्राह्मण को गोपगिरी यानी ग्वालियर का मर्यादार धुर्य सीमाओं का रक्षक तथा उनके पुत्र अल्ल को ग्वालियर दुर्ग का कोटपाल यानी संरक्षक नियुक्त किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम भुक्ति। गुर्जर प्रतिहार काल में भुक्ति सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, जिसका नियंत्रण संभवतः केंद्रीय शासन द्वारा होता था। बराह और दिदवा दुबोली के अभिलेखों में क्रमशः कान्यकुब्ज, जो वर्तमान कन्नौज के आसपास का क्षेत्र है, और श्रावस्ती को भुक्ति कहा जाता था। अतः गुर्जर प्रतिहार युगीन प्रशासनिक व्यवस्था में भुक्ति का सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित थी। नेक्स्ट है मंडल। मंडल संभवतः आधुनिक जिले के समान एक प्रशासनिक इकाई थी। अभिलेखों के अनुसार मंडल भुक्ति से छोटी किंतु विषय से बड़ी इकाई होती थी। अन्य कुछ साक्ष्यों तथा अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कभी कभी मंडल एवं भुक्ति एक ही स्थान के परिचायक होते थे, यथा दिदवा दुबोली अभिलेख में उल्लेखित श्रावस्ती मंडल। यदा कदा वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में भी गुर्जर प्रतिहार युगीन इस प्रशासनिक इकाई के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे जबलपुर मंडल और जबलपुर विषय जिला।
वस्तुतः मंडल एक प्राचीनतम प्रशासनिक इकाई थी जिसका उल्लेख कलहड़ की राजतरंगिणी एवं महाभारत में भी किया गया है। इन दोनों ही ग्रंथों में कश्मीर मंडल के रूप में विवृत है। गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों में 4 मंडलों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है: कालंजर यानी बराह, श्रावस्ती मतलब दिदवा या दुबोली, और सौराष्ट्र यानी ऊना, और कौशंबी यानी कर। तो गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों में 4 मंडलों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है। तो कालंजर बराह, श्रावस्ती दिदवा दुबोली, सौराष्ट्र ऊना और कौशंबी कर। नेक्स्ट हम विषय देखेंगे। शब्द शास्त्र के नियमानुसार विषय नामक प्रशासनिक इकाई का प्रयोग देश, जनपद, उपवर्तन और राष्ट्र के अर्थ में प्रयुक्त होता था। तो जो शब्द शास्त्र है उसमें विषय नामक प्रशासनिक इकाई का उपयोग देश, जनपद, उपवर्तन और राष्ट्र के अर्थ में प्रयुक्त होता था, जबकि प्रतिहार अभिलेखों में विषय का प्रयोग एक छोटे भूभाग के लिए किया गया है। बराह ताम्रपत्र लेख में बला का गुहार नामक अग्रहार के दान का उल्लेख है जो कान्यकुब्ज वर्तमान कन्नौज भुक्ति के अंतर्गत कालंजर मंडल के उदुम्बर नामक विषय में स्थित था। यहाँ उल्लेखित इकाइयों से स्पष्ट है कि भुक्ति के अंतर्गत मंडल और मंडल के अंतर्गत विषय नामक प्रशासनिक इकाई आती थी, अतः यह एक छोटे क्षेत्र का बोधक है। बराह के लेख में उक्त प्रशासनिक इकाइयां नीचे से ऊपर के क्रम में अंकित हैं, जबकि दिदवा दुबोली अभिलेख में इन्हें ऊपर से नीचे के क्रम में उल्लेखित किया गया है, जैसे श्रावस्ती भुक्ति, श्रावस्ती मंडल, वन एक विषय और बणियक ग्राम। उक्त दृष्टांतों से स्पष्ट है कि विषय ग्राम में बड़ी इकाई थी जिसके अंतर्गत अनेक गांव होते थे। नेक्स्ट है पथक। शब्द शास्त्र के अनुसार पथक का तात्पर्य परगना से है, जो वर्तमान तहसील के समान एक प्रशासनिक इकाई थी। विनायक पालदेव ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में ताम्रपत्राभिलेख में प्रतिष्ठान भुक्ति के अंतर्गत वाराणसी विषय में स्थित काशीपुर पथक का उल्लेख किया है, अर्थात यह वाराणसी विषय यानी जिले की एक तहसील की तरह था। प्रतिष्ठान की पहचान बिठौर नामक स्थान से की गई है। नेक्स्ट है भूमि। भूमि नामक प्रशासनिक इकाई का उपयोग बहुधा राष्ट्र या देश के रूप में किया गया है। एक समग्र साम्राज्य को भी भूमि कहा गया है। अजमेर संग्रहालय में संग्रहित भोजदेव प्रथम मेहर भोज के दौलतपुर अभिलेख में गुर्जरत्रा भूमि के अंतर्गत दंडवानक विषय का उल्लेख किया गया है, जिसका भावार्थ है गुर्जरों की भूमि का देश। इस प्रकार का विषय मंडल, भुक्ति, पथक, भूमि आदि प्रशासनिक इकाइयां प्रतिहार कालीन प्रशासनिक संरचना की भौगोलिक इकाइयां थीं। यह उल्लेखनीय है कि ग्वालियर प्रतिहार साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्कंधावार था, जहां प्रतिहार सेनाएं पदस्थ थीं, परंतु प्रशासनिक इकाइयों के रूप में इसका उल्लेख नहीं मिलता। अतः स्पष्ट होता है कि ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। गुर्जर प्रतिहार युगीन साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस विस्तृत एवं समृद्धशाली साम्राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा किया जाता था एवं इन प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुख एवं कुछ प्रशासनिक इकाइयों की अधिकारी की नियुक्ति राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती थी। गुर्जर प्रतिहार कालीन कुछ प्रमुख प्रशासनिक पदों का विवरण निम्नानुसार है। सामंत। गुर्जर प्रतिहार अधिराजाओं ने अपने साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रांतपतियों, राज्यपाल एवं सामंतों की नियुक्तियां की थीं। उक्त सामंत एवं प्रांतपतियों ने वैभवपूर्ण उपाधियां धारण की थी। उदाहरण के लिए अग्निवर्मन प्रथम का पुत्र महासावंत बलवर्मन एवं देवगढ़ का महासामंत विष्णुराम पंचमहाशब्द नामक उपाधियों से अलंकृत थे। उस समय सामंत परंपरा आनुवंशिक थी, जिसके प्रमाण स्वरूप ऊना अभिलेख उल्लेखनीय है, जिसमें बकुद धवल की वंश परंपरा से ही अवनिवर्मन प्रथम एवं द्वितीय ने प्रतिहारों के सामंत पद का निर्वाह किया था। इस प्रकार चालुक्य वंश द्वारा गुर्जर प्रतिहारों की सामंत व्यवस्था के निर्वाह की निरंतरता का पता चलता है।
नेक्स्ट है प्रांतपति। गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि प्रांतपति का पद सामंत पद से उच्च होता था। उदाहरण स्वरूप प्रतापगढ़ अभिलेख में उज्जैन के प्राणपति माधव द्वारा चाहेमान इंद्रराज के आग्रह पर इंद्रादित्य देव को 1 ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। अभिलेखानुसार सामंत इंद्रराज अधिक्रम की दृष्टि से प्रांतपति माधव से कनिष्ठ यानी छोटा था। प्रशासनिक अधिकारी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की प्रशासनिक पद्धति में अनेक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति में उल्लेख अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी काव्यात्मक उपाधियां भी धारण करते हैं, जैसे उज्जैन के प्रांतपति माधव को तंत्रपाल एवं महादंडनायक आदि पद प्राप्त थे। प्रशासनिक अधिकारियों के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार काल में निम्नांकित पद प्रचलित थे। नेक्स्ट, पहला है राष्ट्रपति। यह प्रांतमुख का पद होता था, जिसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। हड्डल अभिलेख में भी राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, जिसमें चाप वंशीय महासामंत धरणीवराह को राष्ट्रपति कहा गया है। नेक्स्ट है भूनाथ। भूनाथ नामक अधिकारी राजा के व्यक्तिगत मामलों का प्रभारी होता था। महेंद्रपाल के पेहवा हरियाणा अभिलेख में किसी गौग को भूनाथ कहा गया है, जिसका तात्पर्य है पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा। यह पद उसके पूर्वज जाउल द्वारा भी धारित था। नेक्स्ट है दंडनायक। यह पद साहित्य एवं अभिलेख दोनों में उल्लेखित है। यह शब्द सेनापति तथा न्यायाधीश दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। अभिलेखों में दंडनायक, महादंडनायक और महाप्रचंड दंडनायक आदि शब्द मिलते हैं। महेंद्रपाल द्वितीय के शासनकाल में उज्जैन में कुक्कट द्वारा श्री शर्मन को मांडू का दंडनायक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है बलाधिकृत। यह पद भी अनेक अभिलेखों एवं साहित्यों में उल्लेखित है। कभी कभी बलाधिकृत और सेनापति पद में एक रूपता भी स्थापित की गई है। सेनापति बलाध्यक्षों, साहित्य में इसे बलाध्यक्ष भी कहा गया है। मंडपिका मांडू का बलाधिकृत श्री शर्मन था एवं उज्जैन का बलाधिकृत कुक्कट था। नेक्स्ट है दंडपासिक। अहाड़ अभिलेख एवं अवंती वर्मन द्वितीय के ऊना अभिलेख में किसी अमरादित्य को क्रमशः दंडपाशिक एवं दंडोद्धरणिक नामक अधिकारी के रूप में उल्लेखित किया गया है। उक्त पदों का उल्लेख पंचतंत्र और मुद्दा राक्षस में भी किया गया है। वहां अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है मर्याधुर्य एवं कोट्टपाल। मर्याधुर्य नामक अधिकारी सीमाओं की रक्षा करने वाला अधिकारी होता था एवं कोट्टपाल नामक अधिकारी दुर्ग का संरक्षक होता था। बैल्य भट्ट के पुत्र अल्ल को मेहरभोज द्वारा गोपगिरी के कोट्टपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रतिहारों की प्रशासनिक व्यवस्था में कोट्टपाल का यह एकमात्र उदाहरण है। संभवतः ग्वालियर दुर्ग प्रतिहारों का प्रमुख सैन्य केंद्र था। व्यवहारन यह एक प्रकार का विधिक अधिकारी लीगल ऑफिसर होता था। बराय अभिलेख में व्यवहारन नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जिसने उक्त अभिलेख में वर्णित अनुदान के ज्ञापन में रामभद्र के शासनकाल में कुछ फेरबदल कर दिया था। इस कारण उक्त अनुदान निर्धारित समय पर ज्ञापित नहीं किया जा सका था। नेक्स्ट है भोगिक। यह प्रतिहार साम्राज्य की भोग नामक इकाई का अधिकारी होता था। शब्दकोशों में भोगिक का तात्पर्य ग्राम प्रमुख आधुनिक सरपंच है। हड्डल अभिलेख में भोगिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। दूतक। सामान्यतः दूतक का तात्पर्य संदेशवाहक या राजदूत से है, परंतु प्रतिहार कालीन अभिलेखों में यह अनुदान ज्ञापन आदि के वाहक लेखक के रूप में प्रयुक्त है। अब हम स्थानीय सुशासन की बात करेंगे। स्थानीय सुशासन, स्थानीय प्रशासन। गुर्जर प्रतिहार काल में स्थानीय प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकृत था। इस साम्राज्य में निवास करने वाली प्रत्येक श्रेणियों वर्गों के भिन्न भिन्न मुखिया होते थे, जो स्थानीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। गुर्जर प्रतिहार युगीन स्थापत्य प्रशासन को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला देखेंगे, प्रतिहार राजा रामभद्र के चतुर्भुज मंदिर अभिलेख के अनुसार गोपगिरी ग्वालियर में निवासित विभिन्न श्रेणियों के मुखिया को महतर की संज्ञा दी गई थी यथा तैलिक महतर, मालिक, माली महतर आदि। प्रतिहार शासक यशपाल के कड़ा प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के अभिलेख में महंत नामक अधिकारी का उल्लेख है। चापवंशी सामंत राजा धरणीवराह
के हड्डल अभिलेख में ग्राम प्रशासन से संबंधित एकाधिक पदाधिकारियों के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें ग्रामपति, महतर, कटुम्बिक और मध्ययज्ञ उल्लेखनीय है। रजोरगढ़ से सूचित सामंत मथनदेव के अभिलेखों में ग्रामिक महतर और महत्तमादि पदाधिकारी बताए गए हैं। इस अभिलेख के उक्त अधिकारी ग्राम परामर्श समिति से संबंधित हैं। अब हम इनका नगरीय प्रशासन देखेंगे। प्रतिहार कालीन नगरीय प्रशासन भी तत्कालीन ग्राम प्रशासन से साम्य रखता था। अभिलेखों में नगर प्रशासन की स्थानीय समिति के विभिन्न नाम उल्लिखित हैं, जैसे उत्तर सभा, अहाड़ अभिलेख, गोष्ठी अहाड़ अभिलेख, पंचकुल सियादोनी अभिलेख, सैबियक ग्वालियर अभिलेख। सियादोनी अभिलेख में उल्लिखित है कि प्रांतपति ने नगर सभा में 5 सदस्यों की नियुक्ति की थी, तो यह मिलता है सियादोनी अभिलेख में। नेक्स्ट देखेंगे हम गुर्जर प्रतिहार युगीन सामाजिक स्थिति। मध्य प्रदेश की सामाजिक स्थिति प्रतिहार राजवंश के अभ्युदय से पूर्व अधिक प्रशस्त नहीं थी, परंतु गोपाद्री क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में वैदिक वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। यद्यपि वर्णों का अस्तित्व गोपाद्री क्षेत्र में था, किंतु वह वैदिक वर्ण व्यवस्था से भिन्न था। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार काल एक अद्वितीय सामाजिक व्यवस्था के साथ प्रकट होता है। सबसे पहले देखेंगे वर्ण व्यवस्था। गुर्जर प्रतिहार कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसके स्पष्ट प्रमाण 9वीं सदी ईस्वी के प्रतिहार अभिलेखों में भी मिलते हैं। प्रतिहार युगीन वर्णों एवं उनके कार्यों का विवरण निम्नानुसार है। अब हम ब्राह्मण को देखेंगे। यह वर्ण प्रतिहार युगीन सामाजिक संरचना का सर्वोच्च वर्ण था तथा समाज में ब्राह्मण वर्ग का सबसे अधिक सम्मान था। अलबरूनी एवं अलमसूदी ने भी ब्राह्मण को अद्रत एवं पूज्य कहा है, तो अलबरूनी और अलमसूदी ने ब्राह्मण को आद्रत एवं पूज्य कहा है। प्रतिहार कालीन ब्राह्मणों के मुख्य कार्यों के अध्ययन, अध्यापन, दान ग्रहण, पूजा, यज्ञ संपादन तथा अग्नि पूजा आदि प्रमुख थे। उन्हें स्वेच्छा से व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता थी। ब्राह्मण प्रायः आनुवांशिक पद्धति से राजाओं के मंत्री अथवा राज्याधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते थे, तो यह कैसा होता था? यह आनुवांशिक होता था। प्रतिहार अभिलेखों में राजाओं द्वारा मंत्री या अमात्य नियुक्त करने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और प्रतिहार अभिलेखों में राजा द्वारा मंत्री या फिर अमात्य नियुक्त करने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, परंतु ब्राह्मणों को राजाधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रचलन में थी। वे प्रायः कवि, भाट, भट्ट, ज्योतिषी, पुरोहित एवं दार्शनिक होते थे। ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान होना आवश्यक था। ब्राह्मण क्षत्रिय कन्याओं से विवाह कर सकते थे। प्रतिहार युगीन 2 ब्राह्मण इसके ज्वलंत उदाहरण है, जैसे ब्राह्मण हरिश्चंद्र और क्षत्रिय कन्या भद्रा का विवाह है, तथा राजशेखर का अवंती सुंदरी नामक क्षत्रिय कन्या से विवाह है। नेक्स्ट है क्षत्रिय वर्ण। इसका प्रमुख कार्य प्रजा पालन तथा साम्राज्य की रक्षा करना था। इस वर्ग में शिक्षा का पर्याप्त प्रचलन था। क्षत्रिय मुख्यतः एक शास्त्रोपजीवी वर्ण था, परंतु इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य व्यवसाय करने की भी अनुमति थी। वे कृषि कार्य भी करते थे एवं प्रतिहार अभिलेखों में क्षत्रियों द्वारा वाणिज्य एवं व्यापार करने के भी उल्लेख मिलते हैं। पेवा अभिलेख में क्षत्रिय समूह के लिए ठाकुर शब्द एवं माता की साल अभिलेख में इस वर्ण हेतु प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पेवा अभिलेख में क्षत्रिय समूह के लिए ठाकुर और माता की साल अभिलेख में प्रकृति शब्द का उल्लेख किया गया है। वैश्य देखेंगे। अब हम वैश्यों का समाज में तीसरा स्थान था। इसका प्रमुख कार्य वाणिज्य, व्यापार एवं व्यवसाय था। वे राज्य करने वाले राज्याधिकारी एवं सेनापति के रूप में प्रतिष्ठित थे। वैश्यों के अंतर्गत स्थल नामों के आधार विभिन्न समूह होते थे, यथा आहार से प्राप्त एक अभिलेख में दान देने वाले किसी भाद्र पक्ष को वर्णिक बरकट जाति कहा गया है, एवं इस प्रकार किसी भामुक की लंब, कंचुक, बाणिक जाति एवं इत्र के व्यापारी माधव को माथुर जातीय वर्णिक के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण समाज में सेवा करने का कार्य करते थे। यद्यपि उनकी स्थिति अन्य तीनों वर्णों से निम्न थी, परंतु यह भी वैदिक कृत्यों को करने हेतु अधिकृत थे। वे पंचमहायज्ञ करने हेतु भी स्वतंत्र थे। प्रतिहार काल में शूद्र आश्वस्त नहीं थे। विभिन्न जीविकार्थ कर्मों को करने के कारण इनकी अनेक जातियां
इनकी अनेक जातियां प्रकट हो गई थी, जैसे कुम्हार, लोहार, शिल्पी, जुलाहा, रक्षक आदि। पारिवारिक जीवन देखेंगे हम। प्रतिहार कालीन समाज में संयुक्त परिवार के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। विदेशी आक्रांताओं तथा स्वदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के निरंतर हो रहे आक्रमणों के कारण समाज में सामुदायिक भावना प्रबल थी। इसी भावना के कारण परिवार प्रायः इस इकाई के रूप में कार्यरत थे। परिवार में पिता का स्थान सर्वोच्च था एवं माता का स्थान भी सम्मान पूर्ण था। स्त्रियों की स्थिति देखेंगे। स्त्रियों की स्थिति तात्कालिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उच्च थी, परंतु अरब आक्रमणों के कारण उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से निज गृह में अधिक रहना पड़ता था तथा उन्हें घर से बाहर आवागमन की स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु वे पुरुषों के समान समस्त सुविधाएं और सुअवसरों का लाभ लेने हेतु स्वतंत्र थीं। राजशेखर की कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका एवं काव्य मीमांसा जैसी रचनाओं में अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार शिक्षा एवं कलाओं के क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्राप्त थी। सुलेमान के अनुसार समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। राजसभा में राजाओं के साथ रानियां भी बैठती थीं जो पर्दा नहीं करती थीं। यद्यपि प्रतिहार काल में पर्दा प्रथा आवश्यक रही होगी, किंतु इनमें रूढ़िवादिता एवं अनिवार्यता नहीं रही होगी। ग्वालियर की सागरताल प्रशस्ति में एक ऐसे स्त्री समुदाय का उल्लेख किया गया है जो अस्त्र शस्त्र संचालन तथा युद्ध कला के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करती थी। संभवतः निरंतर होने वाले आक्रमणों से संघर्ष करने हेतु प्रतिहार काल में स्त्रियों की भी एक सशस्त्र सेना का गठन किया गया था, जो पर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है। अब हम वस्त्राभूषण देखेंगे। प्रतिहार कालीन समाज में वस्त्रों और आभूषण में विविधता पाई जाती है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में स्त्रियों और पुरुष दोनों के वस्त्र आभूषणों का वर्णन किया गया है। स्त्री वस्त्रों को उन्होंने नेपथ्य वस्त्र की संज्ञा दी है। तत्कालीन रीति, प्रवृत्ति और वृत्ति के अनुकूल ही वस्त्रों को धारण किया जाता था। स्त्रियां प्रायः साड़ी धारण करती थी, किंतु उनके द्वारा कंचुकी, कूरपासक और अंग वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्रचलन में थी। वे कर्णकुंडल, हार, कटी मेखला, कंकट, भुजबंद, नुपुर, काजल, इत्र, सिंदूर, चंदन लेप आदि का उपयोग आभूषण एवं श्रृंगार साधनों के रूप में करती थीं। पुरुष प्रायः धोती तथा सिले हुए वस्त्र पहनते थे। शिरोभूषा के रूप में सामान्य पुरुष पगड़ी तथा राजा गण मुकुट धारण करते थे। तात्कालिक समाज में सिल्क यानी रेशम के वस्त्र अत्यंत लोकप्रिय थे। राजशेखर ने रेशम से बने दुकुल, चोलक एवं नील चोलक नामक वस्त्रों का भी वर्णन किया है। प्रतिहार कालीन समाज के लोगों में नीले रंग का रेशम अत्यंत प्रिय था एवं वस्त्रों की रंगाई की प्रथा भी प्रचलित थी। विवाह एवं पर्वों के अवसर पर लाल रंग के वस्त्र धारण करने की परंपरा थी, जिन्हें रक्तांशुकम यानी लाल वस्त्र कहा जाता था। शिक्षा देखेंगे। प्रतिहार कालीन अभिलेखों एवं राजशेखर के साहित्यों में तात्कालिक शिक्षा की स्थिति का ज्ञान होता है। महेंद्रपाल प्रतिहार के शासकों में नालंदा शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात था। इसके अतिरिक्त वल्लभी, धारा, उज्जैनी, काशी, कन्नौज और मथुरा भी प्रतिहार कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रतिहार राजसभा में राजशेखर और क्षेमेंद्र जैसे विद्वानों को आश्रय प्राप्त था तथा काव्य विद्या स्नातक नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य रचना की विधियों की शिक्षा दी जाती थी। इस काल में अग्रहारों में भी पारंपरिक शिक्षा के प्रसार का कार्य होता था। प्रतिहार युगीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में शास्त्र शिक्षा अवश्य थी तथा अपौरुषेय साहित्य का भी प्रचलन था, जिसमें वेद परिणत थे एवं तात्कालिक पाठ के अंतर्गत 4 उपवेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद के साथ ही 6 वेदांगों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। अब विवाह देखेंगे हम। गुर्जर प्रतिहार काल में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। इसमें 4 प्रकार के विवाह ही समाज में ग्राह्य थे। राजशेखर की कर्पूर मंजरी के अनुसार तात्कालिक समाज में अनुलोम विवाह प्रचलित था, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण अन्य जाति में विवाह की अनुमति तो देते थे, परंतु अपनी कन्या का विवाह अपनी ही जाति में करते थे। अलबरूनी, खुरदादब, अल इदरीसी और मरबजी ने तात्कालिक विवाह संस्कारों पर विशद प्रकाश डाला है। उनके अनुसार तात्कालिक समाज में बहु विवाह, सवर्ण विवाह, एक पत्नी व्रत और अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन था, परंतु अंतरजातीय विवाहों के प्रकरण अत्यंत अल्प है तथा बहुपत्नी प्रथा व्यक्ति की सामाजिक
स्थिति पर निर्भर करती है। समाज में सती प्रथा प्रचलित थी तथा विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा समाज में स्वीकृत नहीं थी। हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद का गुर्जर प्रतिहार कालीन आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला, इनको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।